ठीक है, तो हम लोग ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें में स्टार्ट करते हैं, मतलब क्या है कैसे है सब पता करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर वाला बुक से देखते हैं। स्ट्रक्चर वाला बुक से हम पहले टॉपिक वगैरह देख लेते हैं कैसे कैसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर क्या क्या है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल, अनकंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटीज और की कॉन्सेप्ट्स और जो भी क्विजेस वगैरह, तो ये सब तुम देख लेना लास्ट टाइम पे, मतलब तुम भी रहते। अभी हम तुमको टॉपिक बता देते हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल, अनकंडीशनल और जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इनको भी याद करने की कोशिश करो, कंडीशनल, कंडीशनल और जॉइंट क्या क्या था, बाकी हम तो दिखा ही नहीं, तो दिखाते हैं इनको। कहाँ गया? ठीक है, तो हम लोग को पूरा पहले जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, रैंडम वेरिएबल क्या है, आउटकम क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, सब क्लियर हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है और कोई भी रिजल्ट में आ सकता है उसका। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल वो एक ऐसा हम डिफाइन करते हैं कि वो एक रैंडम क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग टॉस ऑफ कॉइन बना दे रहे हैं, तो एक्स को अगर हम लोग नंबर ऑफ हेड्स बोलेंगे, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक टॉस को एक जो भी है एक कॉइन को टॉस करना, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अगर कॉइन अनबायस्ड है तो। और रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग, या फिर रैंडम, और रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, नंबर ऑफ हेड्स, टू हेड्स इन अ रो। ठीक है, तो वो भी एक रैंडम वेरिएबल हो सकता है। तो रैंडम वेरिएबल जो हम लोग वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम के सब फंक्शन को हम लोग रैंडम वेरिएबल बना देते हैं। फंक्शन क्या है, मतलब उसके पैटर्न को हम लोग रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जो कि एक नंबर को एज्यूम करता है। तो रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट पे ही आधारित होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग लिख रहे हैं नंबर। जैसे कि डाइस है तो हम लोग उसमें करेंगे कि दो, अगर मतलब क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टूज अपीयरिंग कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ टूज अपीयरिंग इन अगर हम 4 बार 4 बार थ्रो कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टूज अपीयरिंग क्या कितना है। तो रैंडम वेरिएबल हम वैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आउटकम क्या है, आउटकम क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट जो हम किए और जो मेरा रैंडम वेरिएबल डिजायर था, रैंडम वेरिएबल कुछ बोले ना, कोई वैल्यू ले सकता है, तो कौन सा वैल्यू लेगा, वही आउटकम है। ठीक है, वही रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हो गया होने के बाद जो वैल्यू एज्यूम किया वही क्या हो गया, आउटकम हो गया। ठीक है, और सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस वो सारे आउटकम का समावेश है। ठीक है, उस सारे आउटकम का समावेश क्या है, सैंपल स्पेस है। ठीक है, और उस सैंपल स्पेस में से ही मेरा क्या होता है, मतलब आउटकम तो बहुत सारा हो सकता है ना, आउटकम तो हजारों हो सकता है। ठीक है, तो उसमें से सब मिला के हम लोग का सैंपल स्पेस बनता है, जितना नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। ठीक है, और इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, उसी आउटकम्स, उसी जो कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स था सारा, उसका क्या बोलते हैं, सबसेट हो सकता है। ठीक है, इवेंट, इसको कैसे समझा है, इसको ऐसे समझो कि मान लो सैंपल स्पेस है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा सैंपल स्पेस रहेगा डाइस के लिए कितना, 1 से लेकर के 6 तक। अगर तुम एक बार थ्रो कर रहा है फिर 2 बार थ्रो कर रहा है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, जितना भी तुम्हारा 6 के बीच में तुम दो कॉम्बिनेशन, तो 62 हो जाएगा, 62 इंटू, हाँ 62 हो जाएगा अगर हम लोग देख रहे हैं सैंपल स्पेस को। लेकिन फिर हम लोग को इवेंट देखना है। ठीक है, तो इवेंट क्या हो सकता है, इवेंट हो सकता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स वेयर, नंबर ऑफ टाइम्स वेयर क्या बोलेंगे, द सेकंड थ्रो इज वन ग्रेटर देन द प्रीवियस थ्रो। तो ऐसा करके हम लोग वो सैंपल स्पेस का ही कोई सबसेट बना सकते हैं जो कि एक इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तुम देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम बुला लेंगे क्या था, रिटर्न ऑन S&P 500 माइनस 100, रियल नंबर क्या था ये, हाँ मतलब जो भी है कि जो सैंपल स्पेस होता है S&P कुछ 500 होगा, ये कोई इंडेक्स होगा, उसका जो रिटर्न है वो क्या होता है तुम्हारा 100 से लेकर के क्या बोलते हैं इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है, तो ऑल रियल नंबर्स है। फिर जो है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ रिटर्न क्या है, प्लस नेगेटिव है, तो बॉन्ड डिफॉल्ट क्या है, तो ये सारा चीज़ को कंसीडर कर करके मेरा सैंपल स्पेस बनेगा, ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा ही बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही सैंपल स्पेस का एग्जांपल दिया है कि 1 से लेकर के 6 है, 2 4 6 है, समझ गया तुम क्या बोलना चाहते थे, समझ गया कि एक इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। ठीक है, और सैंपल स्पेस क्या होगा, जितना भी बहुत नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है उस एक्सपेरिमेंट का, वो एक जगह पे हम लोग जब दिखा देंगे एक्सक्लूसिवली तो वो हो जाएगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अब तुमको छोटा छोटा टर्म पता होना चाहिए, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए कि मतलब मल्टीपल चॉइस है ना, लेकिन आना तो नहीं चाहिए इतना बेसिक। तो एलिमेंट विद अ सिंगल आउटकम इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या हो गया कि जिसका सिंगल आउटकम, मतलब एक ही पॉसिबल आउटकम है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एक ही हो जाएगा, मतलब वही एक पॉसिबिलिटी है तो क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में हगना वही एक पॉसिबिलिटी है, तो वैसे ही साला एग्जाम में हगना वही एक पॉसिबिलिटी हो गया तुम्हारा, एन इवेंट विद नो आउटकम इज नोन एज अ नल इवेंट। और जिस इवेंट का कोई आउटकम ही नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी है ही नहीं उसका आने का, तो हो गया नल इवेंट डिनोटेड बाय 5। ठीक है, तो 5 ही एग्जांपल इवेंट स्पेस का हिस्सा हो सकता है, हो सकता है कि वो आउटकम कभी हुआ ही नहीं, तो मतलब वैसे ही तो वेग, मतलब ये चीज़ है, तो सब इतना छोटा था। इवेंट स्पेस क्या है, consist of all combinations of outcomes to which probabilities can be assigned. So event zero is also allowed. So वही event space sample space सेम बात है। ठीक है, मतलब यहाँ पे event को हम लोग कंसीडर करें ना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट को, जैसे वहाँ टॉसिंग का कॉइन था तो 1 से लेकर के 6 था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा हेड टेल है, तो देख लो ये सब हो सकता है कि इसमें तुम्हारा एक बार को भी पॉसिबल कर दिया और फिर 2 बार को भी हेड टेल दोनों को भी कर दिया। ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब जितना भी पॉसिबल इवेंट हो सकता है सैंपल स्पेस से वो बनाने का वो ट्राई कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। ये हो गया तुम्हारा सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ये हो गया था इवेंट स्पेस। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस देख रहा होगा तुम, ये तुम्हारा इसके लिए क्या बोलते हैं, ये बस सबसेट है कि मतलब ये जो पूरा सेट है इसका कितना सबसेट बन सकता है। ठीक है, इसमें मतलब तुम कॉम्बिनेशन वगैरह मत लगा देना, इसमें मतलब वही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब हमको क्या समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो अलजेब्रा है वो वेन डायग्राम के बेसिस पे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग समझ गए थे कैसे, क्योंकि एक पूरा इवेंट स्पेस है। ठीक है, मतलब ये पूरा एक पूरा सैंपल स्पेस है, उसमें से ए कोई इवेंट है, बी कोई इवेंट है। ठीक है, ए और बी जो है आपस में ओवरलैप कर सकता है। ओवरलैप कैसे हो सकता है कि जो रिजल्ट इस आउटकम से आ रहा है वो रिजल्ट वही आउटकम दूसरा आउटकम से भी आ सकता है। ठीक है ना,
अब कैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम लोग 2 बार, ठीक है, और हम रैंडम वेरिएबल दो रख ले रहे हैं, या फिर रैंडम इवेंट का नाम रख दे रहे हैं ए और बी, ठीक है, और ए इवेंट क्या है कि मेरा जो क्या बोलेंगे डाइस है, मान लो, चलो डाइस थ्रो कर रहे हैं 1 से 6 तक, और उसमें से है कि मेरा क्या बोलते हैं प्राइम कितना आएगा और इवन कितना आएगा, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है, प्राइम कितना आएगा, इवन कितना आएगा, तो वो हो गया मेरा ए, और बी हो गया दूसरा इवन, ठीक है। अब प्राइम और इवन में क्या कॉमन है, तुम जानता ही है क्या कॉमन है, देखो 1 होता है, 2 होता है प्राइम, 3 भी होता है प्राइम, और इवन में क्या हो जाता है तुम्हारा 2 होता है, 2 होता है इवन, तो 2 दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा कर करके जो है एक्सक्लूसिव ये सभी हो सकता है। तो ठीक है, इतना समझ गया कि कुछ ओवरलैप कर सकता है। अब इसमें ऑटोमेटिक कैसे होता है कि तुम्हारा ये कॉम्प्लीमेंट इसको अपोजिट वाला को बोलते हैं तो 1 माइनस कर देते हैं, यूनियन होता है तो ऐसे ऐसे करके प्लस हो जाता है, और इधर माइनस में ये हो जाता है, तो जानता है ये 2 बार, क्योंकि हम लोग उसको 2 बार ऐड कर लिए तो एक बार उसको हटा देते हैं, तो याद ही होगा, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में मूव करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या है कि वही जो इंटरसेक्शन था दोनों के बीच में, जो कि अगर हम ए और बी का प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड कर देते तो 2 बार जुड़ जाता, तो उसको एक बार हम लोग हटा दिए तो हमको टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों का यूनियन का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी तो इवेंट हो सकता है जो आपस में कोरिलेटेड ना हो, जैसे कि ऑड और इवन हो गया। अगर ए को हम बोल दिए कि नंबर ऑफ ऑड्स अकरिंग फ्रॉम द डाइस, अगर एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑड्स अकरिंग एंड नंबर ऑफ इवन्स अकरिंग, सो that will be that will be two mutually exclusive events, right? So in that case that intersection will be equal to 0 and the union you can directly calculate as the sum of the probabilities of both the events, ठीक है। तो इतना तो ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी का, ये तो कोई अच्छे से पढ़ ही रहा है कि इवेंट के होने का कितना नंबर है और नंबर ऑफ सैंपल जो टोटल है, टोटल पॉसिबिलिटीज, वही पढ़ते थे ना, फेवरेबल इवेंट फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, वही चीज़ वहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। टॉपिक देखो, टॉपिक ढूंढते जा रहे ना, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया, अब टॉपिक अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कवर हो गया, तो टॉपिक करके तुमको देखते रहना कि क्या क्या कवर किए, क्या क्या नहीं किए, ठीक है। तो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, यही है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगा इवेंट का वो या तो 0 और 1 के बीच में होगा, और 0 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो हमेशा 1 होता है, ठीक, इतना समझा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होता है क्योंकि उसमें से कोई ना कोई इवेंट हो भी जाएगा, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, हाँ, और है कि अगर तुम ए से लेकर के ए एन तक इवेंट का सारा का तुम क्या लेता है, यूनियन लेता है, तो तुम डायरेक्ट उसको ऐड कर सकता है, किस केस में, क्या बोलते हैं, कंडीशन कुछ नहीं लिखा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में, ठीक है। ये सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में होगा, ठीक है, ये देख लो, ये सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में होगा, और सारा जितना भी इवेंट है तुम्हारा सैंपल स्पेस में उसका तुम जोड़ने से 1 के बराबर होगा, ये इसका कहने का मतलब होगा, ठीक है। अब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ठीक है, ये तो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक खत्म। अब आते हैं तुम्हारा एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या था कि दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन तुम यहाँ देखेगा तो एक्सक्लूसिव में क्या है कि इंटरसेक्शन हो सकता है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो गया कि दोनों साथ में मिल करके सैंपल स्पेस को खत्म कर दे रहा है, मतलब कि एक तो ये हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हो जाएगा, तुम म्यूचुअली क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव क्या हो जाएगा, ये तो एक्सक्लूसिव हो गया, एग्जॉस्टिव क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। देखो लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है, टाइम भी जा रहा है, ठीक है, तो लिखने को स्किप कर रहे हैं। तो ये हो गया ए, दोनों मिल करके क्या हो गया, सैंपल इसको पूरा खत्म कर दिया, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पे तुम देख लो एग्जांपल में क्या क्या है, तुमको अगर समझ में आए तो ज़्यादा बेटर है। एग्जॉस्टिव तुम नोट्स को दे ही देंगे तो देख ही लेना, ठीक है। तो इसमें तुम एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कि BC है, ठीक है। BC में क्या है, BC में क्या कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो सारा कंडीशन तो कवर हो गया, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो गया, ठीक है। मिल के पूरा सैंपल स्पेस को खत्म कर दिया, और क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो इसी को क्या बोलते हैं, MEE इवेंट्स, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया, एग्जॉस्टिव भी हो गया, मतलब दोनों में कुछ मिलता जुलता भी नहीं और दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा भी कर देता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल दिए ना, ये वाला जो एग्जाम्पल दिए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव हो गया, क्योंकि दोनों में कोई ओवरलैप नहीं है। यही चीज़ अगर बी इधर हो जाता, थोड़ा सा ए का इधर आ जाता, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो जाता है ना। हाँ, तो ये हो जाता तुम्हारा नॉर्मल सिर्फ एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब तुम्हारा ये टॉपिक खत्म है एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अभी तक हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखते जाना है, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दूसरा टॉपिक क्या था, एग्जॉस्टिव इवेंट। और तीसरा टॉपिक क्या है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो तीनों अलग अलग बात है, एक तो दोनों में इंडिपेंडेंस का बात ही नहीं हो रहा था। हम तो क्या बात कर रहे थे कि दोनों का क्या बोलते हैं, आउटकम्स जो है वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं, तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब नॉर्मल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और तुम्हारा अगर मिल करके पूरा कर दे रहा है पूरा, तो वो एग्जॉस्टिव। और अगर तुम्हारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब ये एकदम अलग सेंस में चला जाता है ये, कि जो तुम्हारा एक इवेंट है वो दूसरा इवेंट को मतलब इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये तुमको कोशिश करते हैं समझाने का, क्या मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब यही होता है कि एक इवेंट जो है वो दूसरा इवेंट को प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है। वो अपने यूजुअली अदर साइड में हो रहा है। जैसे कि कार्ड में हम लोग याद होगा, तुमको पता था कि देखो तुम जैसे फर्स्ट बार तुम्हारा जोकर आने का प्रोबेबिलिटी जो होगा, और तुम सेकंड बार जो कार्ड निकालेगा उसमें आने का प्रोबेबिलिटी होगा, तो उसमें एक फैक्टर आता है प्रोबेबिलिटी, हम लोग पढ़ते थे कि अगर कार्ड को तुम होल्ड करके रखा है, ठीक है, अगर जो तुम पहला कार्ड निकाला उसको तुम साइड करके रख दिया, तो बाकी जो 52 कार्ड थे उसमें 51 कार्ड ना बचा, तो प्रोबेबिलिटी जो है तो उसके आधार पर चेंज हो रहा है, मतलब जो पुराना वाला था प्रोबेबिलिटी उसके आधार पर तुम्हारा चेंज हो रहा है आने का पॉसिबिलिटी।
तो इसी को बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। तो वो गया तुम्हारा डिपेंडेंट इवेंट, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या होगा, अगर एक दूसरे से डिपेंडेंट तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरिंग, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो अब तुम बताओ कि दो मेरे पास है पॉसिबिलिटी, ए का इतना सारा पॉसिबिलिटी, बी का इतना पॉसिबिलिटी, दोनों आपस में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो उतना ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अरे मतलब कैसे बताएं इसको, जैसे तुम्हारे पास कैसे बताएं, टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे होगा है ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे होगा, क्या होता है, जैसे मान लो एक है तुम्हारा हेड, मतलब टॉस, क्या बोलते हैं, पॉइंट को टॉस करना, और दूसरा है तुम्हारा डाइस को रोल करना, ठीक है, और दोनों आपस में एकदम अलग ही है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। एक का प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा 1/2, मतलब कि दो दो उसका पॉसिबिलिटी क्या, हेड का, तो हेड टेल हो गया, एक साइड में हेड टेल देखो, एक साइड में तुम इमेजिन करो कि लिखा है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब तुमको दोनों से एक एक को लेना है, तुम कैसे लेगा, तो एक को बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसे नहीं करते थे, तो सीमा मल्टीप्लाई हो जाता है, उतना सोच दिमाग मतलब, ठीक है, ये सब अभी देने का टाइम नहीं है, तो आपस में जब इंडिपेंडेंट रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे तो बता ही दिए, मतलब कि हेड है, टेल है, और 1 2 3 4 5 6, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ऐसा करके 6 आया। फिर उस तरह से टेल में टेल 1, टेल 2, टेल 3, तो ऐसा करके तुम्हारा कितना हो गया, 6 + 6, यानी कि कितना होगा, एक से दूसरा मल्टीप्लाई हो जा रहा है। उसी तरह से फेवरेबल के लिए होगा, उस तरह से तुम्हारा टोटल के लिए होगा, तो इसलिए तुम्हारा प्रोबेबिलिटी क्या है, तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है। तो तुम्हारा क्या हो गया, म्यूचुअल इवेंट्स बाय डेफिनेशन कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो था, तुम याद करो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, दोनों मिल करके आपस में क्या एग्जॉस्ट कर देगा, किसको, सैंपल स्पेस को, ठीक है। अब तो इससे हमको क्या पता चलता है कि एक का प्रोबेबिलिटी जो है वो दूसरे का प्रोबेबिलिटी के 1 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर सैंपल स्पेस बनाता है, सैंपल स्पेस के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 है। तो इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी जो है तुम्हारा, इवेंट ए के होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो इवेंट बी के होने के प्रोबेबिलिटी के क्या बोलते हैं, आधार पे लिखा जा सकता है, उसका एक फंक्शन है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये देखो ऐसे मतलब एफआरएम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, पता नहीं सीएफए के लिए भी बेस्ट क्वेश्चन, मतलब बेस्ट क्वेश्चन क्या मतलब, एक लाइन का एक नंबर का क्वेश्चन आ ही सकता है, छोड़ो हटाओ उसको, ठीक है। वो पता नहीं एफआरएम सेक्टर पूछता है क्या, क्वेश्चन भी देख लेंगे, क्वेश्चन हम भी नहीं देखें, तुम देख लेंगे, ठीक है। ये तो ए यूनियन बी कैसे लिखते थे हम लोग, ए प्लस बी, अब माइनस जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा देते थे, इंटरसेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, ए इंटू बी हो गया, सीधा खत्म। अब फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, अब देखो, अब हम लोग कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, देखो इंडिपेंडेंट सबसे पहले हम लोग का क्या आया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर दूसरा क्या आ गया, एक्सक्लूसिव का कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्शन 0 होगा, ठीक है, सबका कंडीशन याद रखना है, ठीक है। और उसके आधार पर तुमको दे देगा कि गिवन दैट दीस टू इवेंट्स आर ये म्यूचुअली, या फिर इवेंट को तुमको कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा कि ये साला ये दोनों तो एक्सक्लूसिव है, या ये दोनों तो एग्जॉस्टिव है, या ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है, उसके आधार पर तुमको 2 3 स्टेटमेंट दिया होगा, उसके आधार पे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हमको ऐसा लग रहा है, अगर मल्टीपल चॉइस तो ऐसा आ ही सकता है, ठीक है ना। तब मूव करते हैं सबसे मेन पार्ट, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट था कि आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्शन तो क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है वो इतना बार बार रिपीट नहीं करना लगता है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो गया तुम्हारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से समझ में आ रहा है कि कंडीशन है, क्या कंडीशन लगा है कि एक हो चुका है तो दूसरे का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर गिवन दैट वन इवेंट हैज अकर्ड, सपोज बी अगर हो चुका है, तो उसके आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि मेरा ए, मतलब अगर बी मेरा अगर हो गया है और बी और ए डिपेंडेंट था, ठीक है, डिपेंडेंट था, इसमें कुछ खेला नहीं है, मतलब फिर भी देख लो यहाँ पे लिखा वही है, लेकिन कहने का मतलब वही बात है कि तुम्हारा अगर बी हो गया तो बी हो गया, हो चुका है, मतलब ये अब हमारा नोटेड है, उसके बाद मेरा ए का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट भी कर सकता है, नहीं भी रिलेट कर सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अगर टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन पी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, बिकॉज क्योंकि ए का होने का जो है वो बी के तो डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो अलग है। और वैसे भी तुम देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो एक एक कट गया तो बचा क्या, पी ऑफ ए, ठीक है, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेंसिल से लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे, ठीक है। फिर मूव करते हैं आगे, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पी ए गिवन दैट बी इक्वल टू 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, दोनों मिल करके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, दोनों मिल करके इवेंट स्पेस को पूरा कर रहा है, ठीक है ना, दोनों मिल करके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव है ये, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो एग्जॉस्टिव मतलब होता है एक दूसरे को मिलकर पूरा कर रहा है, एक्सक्लूसिव मतलब दोनों अलग अलग है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला से देख लो, इंटरसेक्शन अगर 0 हो गया तो तुम्हारा ये भी 0 हो जाएगा, मतलब यही बच्चा लेवल का क्वेश्चन सब आएगा, उसे अगर आया तो उसको देख मान लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हम भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन तुम मत होना, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आपस में कोई रिश्ता नहीं है, और एग्जॉस्टिव मतलब एक दूसरे को पूरा कर देना, मतलब दुनिया का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो वैसा रिलेशन टाइप में सोचो, ठीक है। अब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल अकर टुगेदर, मतलब ये इंटरसेक्शन बी वाला बात कर रहा है, ठीक है, यूनियन वाला नहीं बात कर रहा है, इंटरसेक्शन वाला बात कर रहा है कि दोनों साथ में अकर करता है ना, दोनों में से कोई एक अकर कर रहा होता है, मतलब क्या हो गया वो क्या बोलते हैं, ये यूनियन वाला हो गया, ए यूनियन बी, अगर दोनों में से कोई एक भी अकर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों अकर करना चाहिए, दोनों इवेंट अकर करना चाहिए, तो वो क्या पूरा इंटरसेक्शन, मतलब जनरल बात है, तो कंफ्यूज मत होना, सब कंफ्यूज होता है। तो इसको तुम किसके आधार पर लिख सकते हो, कंडीशनल इंडिपेंडेंस के आधार पर लिख सकता है, और हमारा जो एक्चुअल था उसके आधार पर लिख सकता है, क्या कि बी हो चुका है तो एक होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मल्टीप्लाइड बाय बी का होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसी आधार पे तुम बाकी भी लिख सकते हैं, ठीक है।
बाकी वैसे वर्षा वाला बात है ये कि सबसे fix करते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है, ये देख लो। ओके ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इकोनॉमी विल अंडरगो स्लो डाउन इज 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्या होता है, क्या है ये द रेट्स, अच्छा फेड है, कुछ कुछ तो होगा, मतलब फेड करके कुछ कुछ होगा, पता नहीं, विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इज 0.6। ठीक है, तो इकोनॉमी के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.6। दोनों आपस में कोरिलेटेड तो होगा, इतना जरूरी है ना। प्रोबेबिलिटी दैट द इकोनॉमी विल अंडरगो स्लो डाउन इवन दैट द फेड विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स इज 0.7। ठीक है, तो स्लो डाउन होने का प्रोबेबिलिटी तो हमको दिया हुआ 0.5, और 0.6 दिया हुआ है हमको क्या, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का प्रोबेबिलिटी, कितना संभावना की बढ़ेगा। और हमको क्या दिया है कि अगर मेरा फेड जो है वो इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट 0 मतलब इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्लो डाउन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि अंडर क्या मतलब स्लो डाउन हो गया। ठीक है, ये इकोनॉमी मान ले ये स्लो डाउन हो गया, ठीक है, इसे कहीं नीचे चला गया, स्लो डाउन हो गया। अब इंटरेस्ट रेट क्या हो गया तुम्हारा, बढ़ रहा होगा, मतलब बढ़ाने का बात हो रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो स्लो डाउन होगा ही ना, ये तो नियम का बात है। ठीक है, तो लेकिन दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है स्लो डाउन होगा तो वो 50% है, लेकिन इंक्रीज करेगा फेड, इसका संभावना भी 60% है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैं जो मान लेते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा है, मान लेते हैं कि अगर फेड इंक्रीज करता है, तो देखो ये सब जनरल कितना रिलेट कर रहा है दुनिया से, कि अगर जनरल क्वेश्चन आदमी पूछता है ना कि ऐसा करके कि चलो मान लो कि अगर फेड इंक्रीज कर दिया रेट तो क्या होगा, तो वही फाइनेंस वाले का काम है ना, कि सारा पॉसिबिलिटी को कवर करें। तो वही यहाँ पे काम आ रहा है कि अगर मान ली फेड इंक्रीज कर देता है इंटरेस्ट रेट, तो मेरा क्या होगा, तो वो हमको दिया हुआ है कि अगर फेड मेरा इंक्रीज कर देता है इंटरेस्ट रेट, तो प्रोबेबिलिटी दैट इकोनॉमी विल अंडरगो स्लो डाउन 0.7, खत्म बात खत्म। कि 70% चांस है कि पहले 85% चांस था कि टोटल इकोनॉमी जो है स्लो डाउन होगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो सारा 70% हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से तो इकोनॉमी स्लो डाउन होगा ही। ठीक है, you find the probability that slowdown will happen and the interest rate will be increased। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या, स्लो डाउन विल हैपन एंड इंटरेस्ट रेट विल बी इंक्रीज, मतलब दोनों साथ में होना चाहिए। ठीक है ना, अब दोनों साथ में होना चाहिए मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन किसका किसका, इंटरसेक्शन स्लो डाउन का और किसका किसका, रेट विल इंक्रीज, मतलब कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। मतलब हमको क्या फाइंड करना है, ये दोनों जो प्रोबेबिलिटी दिया था इसका हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किस पे डिपेंड करता है बताते ना, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या देता है तुम्हारा, क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देता है। हमको कंडीशनल तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, लेकिन कौन सा दिया, तुम तो उल्टा मत लिख देना है, उल्टा लिखा तो उल्टा आंसर आ जाएगा। तब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन वही समझना है ना तुमको, 0.7 क्या दिया है, कौन सा कंडीशन फिक्स है यहाँ पे, फिक्स ये है गिवन दैट फेड विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि फेड इंक्रीज कर रहा है इंटरेस्ट रेट, ये तुम्हारा फिक्स्ड है। जो फिक्स है वो क्या आएगा, राइट साइड में आएगा। फिक्स मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो है तुम्हारा वो फिक्स है, लेकिन मेरा स्लो डाउन जो है वो कैलकुलेट करना कितना होगा, तो वही स्लो डाउन कैलकुलेट करके बताना कि 70% है, तो वही 70% इंटू कितना हो गया। तो इंटरेस्ट रेट का खुद का प्रोबेबिलिटी कितना था 0.6 था, कितना तो 60% चांस है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 0.42 हो गया। अब उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लो, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज गिवन दैट द स्लो डाउन हैपेंस। अब इसी का उल्टा पूछ दिया है। ठीक है, कि अगर स्लो डाउन मान ली स्लो डाउन हो गया, ऐसा हम लोग इस क्वेश्चन को फ्रेम करो कि मान लो स्लो डाउन हो गया, ठीक है, तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से ही हुआ होगा। तो समझ पाया, मतलब ऐसा अगर स्लो डाउन हो चुका है तो स्लो डाउन मेरा पता चल गया कि 50% टाइम स्लो डाउन जो है होता ही है ना, तो स्लो डाउन मेरा हो चुका है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तुम्हारा इससे हुआ होगा, किससे हुआ होगा, इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की वजह से हुआ होगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेगा, मेरे पास इंटरसेक्शन का वैल्यू है ना, कि दोनों आपस में कितना बार होता है, तो दोनों आपस में कितना बार होता है 0.42 बार होता है। ठीक है ना, दोनों साथ में कितना बार होता है 0.42 बार होता है, और टोटल बार कितना होता है ये मेरा स्लो डाउन 0.5, यानी कि 42% टाइम जो है दोनों साथ में होता है, और 50% टाइम जो है तुम्हारा वो अकेले खुद ही हो जाता है ना, स्लो डाउन वो अकेले खुद ही हो जाता है। यानी कि 0.5 में से 0.5 का कितना परसेंट है ये 0.42 पर 0.42 यानी कि 42%, 50% का कितना परसेंट है ये 42%, तो वो 0.84% है, इसीलिए ये मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। समझ गया, मतलब ये तो फॉर्मूला से निकाल ही सकता है, इंट्यूटिवली कुछ आना चाहिए दिमाग में, लेकिन छोड़ो इतना टाइम तो रहता नहीं एग्जाम में, तो फॉर्मूला यूज कर लेना, लेकिन तुमको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सा फिक्स है कौन सा फिक्स नहीं है, या क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछ क्या रहा है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है सी में क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स विल अकर, बोले थे ना एटलीस्ट वन ऑफ द टू, मतलब से कोई भी होगा अगर, तो अगर उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था तब हम यूनियन लगाएंगे तब ये आएगा। ठीक है, अब देखो यही आ गया तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस, गिवन एन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड क्या बोलता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एक जो B1 से लेकर के Bn मिल करके जो बन रहा था, ठीक है, मिल करके जो बन रहा था, अभी भी हमको गलत समझ रहा है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब क्या, पूरा सैंपल स्पेस खत्म कर देगा, यानी कि क्या पूरा वो सैंपल स्पेस ही बन जाएगा मेरे ख्याल में। हाँ देखा, अब थोड़ा और क्लैरिटी आ रहा है, साला पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, B1 से लेकर के Bn तक,
ऐसे करके हो गया, ये हो गया तेरा बी एन लास्ट वाला, तो ये पूरा बड़ा सैंपल स्पेस हो गया। इसके अंदर ए तुम्हारा ऐसे है, ए कोई ऐसा इवेंट है, ठीक है ना, ये है ए। अब बुझे ना साला, जब लगता है समझ गया तब लगता है ये समझे नहीं। बी वन हो गया, ये बी वन हो गया, ये बी एन हो गया, और सब मिला के पूरा क्या हो गया, वन हो गया, तो पूरा सैंपल स्पेस हो गया। और उसके अंदर एक क्या इवेंट ए है, तो हमको क्या जानना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, ये सारा इंटरसेक्शन जो कि मेरा इस सब से हो रहा होगा सबको जोड़ देंगे ना भाई, और क्या करेंगे, तो पहला इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी वन। ए इंटरसेक्शन बी वन कैसे निकालेंगे हम लोग, ए गिवन दैट बी वन इंटू बी वन, ये तो हमको कंडीशनल रूल से पता है, ए गिवन दैट बी टू, इस तरह करके बी एन तक हमको पता चल गया, इंटरसेक्शन सबको जोड़ दिए तो ए बन गया। तो ये तो बख्शोदी कुछ नहीं था, हम सलाह इसने 1 घंटा लगा दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं, अभी भी 1 घंटा नहीं हुआ, 40 मिनट हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अब हाँ, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया तुम्हारा। अब तो तुम समझ गया, मान लो ये बहुत ये आता है केस तुम्हारा, सपोज बी और बी कॉम्प्लीमेंट, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ठीक है ना। बी अपना मान लो दो इवेंट का दोनों आपस में मिल करके एक सैंपल स्पेस पूरा कंप्लीट करते हैं, ए है उसी सैंपल स्पेस का कोई, जैसे अभी डायग्राम दिखा है ना वैसा ही टाइप का डायग्राम समझ लो, तो उसको तुम ऐसे टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख सकता है, ठीक है। अब तुम ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ही इंट्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा क्या, बेस थ्योरम। अब क्वेश्चन से कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये सब तुम क्वेश्चन कर चुका, तो शायद इसका जरूरत नहीं है तुमको। अब तुम बता दे क्या, एक बार ऐसे पढ़ देता, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 1000 being treated for a dynamic chronic back trouble, 30% are chosen at random to receive a new experimental treatment as opposed to the most used muscle relaxant based theory। मतलब ये सब बकवास है, मतलब वो बेसिकली यही बात बोलना चाह रहा है कि 1000 पेशेंट का ग्रुप था, 1000 पेशेंट का ग्रुप था जिसको कि ट्रीटमेंट चल रहा था कोई भी बीमारी के लिए, कोई बीमारी या जनरल बीमारी है, क्रोनिक बैक डिजीज का। 1000 पेशेंट में से ट्रीटमेंट चल रहा था किसका, 30% आर चूजन एट रैंडम टू रिसीव अ न्यू ट्रीटमेंट। तो 1000 पेशेंट में से 30% को हम क्या कर रहे हैं, न्यू ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इतना समझ गया, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, न्यू ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो 1000 में से 300 और 700 अलग कर दो, 300 क्या हो गया तुम्हारा जो नया ट्रीटमेंट लेगा, और 700 क्या हो गया जो तुम्हारा पुराना ट्रीटमेंट लेगा, ठीक है। अब पुराना ट्रीटमेंट वाला से क्या है, रिमेनिंग पेशेंट, प्रीलिमिनरी स्टडी सजेस्ट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन of a cure with standard treatment is 0.2. So preliminary study suggests that probability of cure with standard treatment is 0.2. हाँ, तो हमको क्या पता है कि अब दोनों डिवाइड हो गया ना, एक को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक को एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से क्योर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 20%। और जो नया ट्रीटमेंट है, नया आया मतलब कुछ अच्छा ही किया होगा ना, तो 60% उससे प्रोबेबिलिटी, इतना समझ गए। हाउ मेनी पेशेंट्स एट एन एवरेज ऑफ 1000 पेशेंट्स सिलेक्टेड एट रैंडम वुड बी क्योर। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम 1000 से रैंडम, हाँ मतलब वही बतवा बोल रहा है कि वही 1000 आदमी में कितना आदमी जो है तुम्हारा वो ठीक होगा, ठीक है, वो क्योर हो पाएगा। तो ये मतलब बेस से नहीं रिलेटेड है, ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसी का एक्सटेंशन हम लोग बेस में भी कर सकते हैं, बेस थ्योरम में। तो यहाँ पे हम क्या पूछ रहा है कि हमको इतना तो पता चल गया कि ये जो न्यू ट्रीटमेंट था और यूजुअल ट्रीटमेंट मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपस में क्या है, ये दोनों जो इवेंट है ये आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। कैसे कि नया और पुराना मिलकर, नया और पुराना ट्रीटमेंट सबको मिल ही रहा है, दोनों मिला के तो 1000% को ट्रीटमेंट, ऐसा थोड़ी किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो ट्रीटमेंट तो मिल ही रहा है, मतलब या तो नया मिलेगा या तो पुराना मिलेगा, है ना। तो ये दोनों मिलकर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है। अब किसी को नया मिल रहा है, पुराना दोनों थोड़ी मिल सकता है, तो उसको एक ही मिल सकता है ना, तो एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, दोनों है, ठीक है। ये हमको पता चल गया, ये हम पहले क्लियर कर लिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है। अब हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, एकदम लिख लेना, लिखने से ही क्वेश्चन बन जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है। क्या था, ठीक है, तो क्या था, हाँ नया ट्रीटमेंट और पुराना ट्रीटमेंट, ठीक है। तो नया ट्रीटमेंट होने का ठीक होने का प्रोबेबिलिटी 0. ये है, और पुराना ट्रीटमेंट से नया ट्रीटमेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी ये दिया है 0.3, और पुराना ट्रीटमेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी दिया है 0.7। और नया ट्रीटमेंट हो जाएगा मतलब पुराना ट्रीटमेंट ले लिया है और क्योर भी हो गया, इसका होने का संभावना कितना 20% है, और नया ट्रीटमेंट ले लिया है और क्योर हो गया है, इसका संभावना कितना 60% है। तो अब तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, साथ में होने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हमको किसका, क्योर होने का, और क्योर होने का और पुराने ट्रीटमेंट मिलने का साथ का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगा, साथ का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। दोनों में थोड़ा अंतर है।
और इसमें भी इस तरह से मेरा इसके साथ होने का प्रोबेबिलिटी मिलेगा। तुमको टोटल क्योर का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो दोनों को हम जोड़ देंगे, वही हो गया मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम क्या हो गया, इसी को रिवर्स कर दो, मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो था दोनों का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बराबर होगा ना, उल्टा उल्टा वाई से वर्षा करके ए का बी का ए ऐसा करके दोनों को बराबर लिखेगा तो एक को दूसरे के फॉर्म में लिख सकता है, ये बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम क्या बोला है, बेस थ्योरम से प्लान टू ठीक है, अपडेट नहीं होती। तो ये सब फैंसी बात है लिखने का कि मेरा पुराना एविडेंस ये था, ठीक है, ये पुराना एविडेंस था और ये भी मेरा कुछ प्रायर बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है, और ये मेरा फंक्शन होता है, ठीक है। ये मेरा प्रायर होता है, ये मेरा लाइक्लीहुड होता है और ये पोस्टीरियर होता है, ऐसा कुछ कुछ नाम होता है इसका। और तुम्हारा ये गिवन दैट भी होता है, ठीक है। बेसिक एनालिसिस यूज्ड हेवीली इन, ठीक है, टाइम फिल्टर ऑपरेशंस रिटर्न टू थैंक द स्टार, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक्सटेंशन ऑफ द एग्जांपल क्या दिखा, उसी अब एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि एक मेरे पास एक आदमी आया, मतलब हजारों आदमी से कोई भी हो सकता है, वो हजार में से कोई एक आदमी आया रैंडम में और वो आके बोला कि भैया हम तो ठीक हो गए, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर सवाल है कि वो ठीक हो गया, ये तो हमको पता चल गया ना कि वो ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो साला नया ट्रीटमेंट लिया होगा या पुराना ट्रीटमेंट लिया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, अब वो हमको तो क्योर हो चुका है, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है कि नया से क्योर हुआ है कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, क्या नया से क्योर हुआ, नया ट्रीटमेंट लिया था क्या, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। वही जो आदमी क्योर हुआ उसका नया ट्रीटमेंट वो लिया था, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। तो वो हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला से तो देख ही सकते हैं। फार्मूला से क्या देख सकते हैं कि वही दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया और उसको तुम्हारा क्योर से डिवाइड कर दिया, तो इंटरसेक्शन तो हमको पता चल ही गया था, मतलब तो सी और सी गिवन दैट एन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, शायद क्वेश्चन में 0.6 दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है ना, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये 3 भी दिया हुआ है, तो उससे हम तो निकाल ही लिए। 20 और सी भी हमको दिया हुआ है, क्योर कितना है, थैंक यू। अच्छा, क्योर होने का प्रोबेबिलिटी हमको टोटल तो पता चल ही गया था ना, 0.32 है, ठीक है। तो क्योर होने का प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करके पता चल गया था और मेरे पास ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो था ही, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ऐसा करके हम डायरेक्ट निकाल लिए कि क्योर हो चुका है और वो फॉर्मूला से निकाल लिया। अब इसी को तुम ट्री डायग्राम से समझ लो कि 300 को 700 को मिला था नया, ये मिला था, ये क्योर था, ये नॉन क्योर था, ये क्योर था, नॉन क्योर था, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा था, क्वेश्चन में दिया था कि 0.6% जो है वो नया ट्रीटमेंट से 60% आदमी ठीक हो जाता है, इससे साला 20% आदमी ठीक होता है पुरनका वाला से, ठीक है। तो अब हमको क्या बोल रहा है कि टोटल तुम्हारा क्या बोलते हैं क्योर हुआ है और किससे हुआ है, तुम्हारा नया ट्रीटमेंट से हुआ है, तो मैंने टोटल क्योर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हम सी को देखेंगे ना, तो सी कितना कितना से बन सकता है, 0.7202, 0.603, तो क्योर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों को मिला के हुआ, दोनों डब्बा जो बना हुआ है उसको मिला के होगा, लेकिन क्योर जो सिर्फ नया ट्रीटमेंट से हुआ वो सिर्फ इसी डब्बा से होगा, तो ये डब्बा बाय टोटल नंबर ऑफ डब्बा, तो ये डब्बा क्या है 0.3 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.7 इंटू 0.2 जो कि 0.32 था, जो कि हम लोग पुराना क्वेश्चन में निकाल चुके थे। तो ट्री डायग्राम से समझ में आ जाता है, विजुअलाइजेशन तक बेटर जाता है, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है, तो इसको कंसिडर कर सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं, वो क्या है तुम्हारा, देख लो तुम यहाँ पे एफआरएम तुम्हारा क्या कल्पना वाला, तो कल्पना वाला में क्या है, बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा